आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के इस जटिल और सच कहूं तो बेहद दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। देखिए, यह सिर्फ तारीखों और घटनाओं का एक लेखा जोखा नहीं होने वाला है, बल्कि हम एक गहरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी एक पूरे उपमहाद्वीप पर काबिज हो गई, और फिर उससे भी बड़ी बात, कैसे उसी उपमहाद्वीप के लोगों ने आजादी की एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। तो ये है हमारा आज का सफरनामा। हम कंपनी राज की शुरुआत से चलेंगे, फिर ब्रिटिश नियंत्रण की उन चालाक नीतियों को समझेंगे, 1857 के विद्रोह की उस आग को महसूस करेंगे और देखेंगे कि उस राख से राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ। उसके बाद हम गांधी जी के जन आंदोलनों का विश्लेषण करेंगे और अंत में आज़ादी की उस सुबह और विभाजन की उस दर्दनाक शाम तक पहुंचेंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, व्यापारी विजेता कैसे बन गए? ये कहानी शुरू होती है यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के भारत आने से। यह ध्यान रखना जरूरी है कि वे कोई विजेता बनकर नहीं आए थे, वो तो मसालों और कपड़ों के व्यापारी बनकर आए थे। लेकिन उनमें से एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ने सबको पीछे छोड़ दिया। पर कैसे? चलिए इसी को देखते हैं। देखिए, ये तारीखें तो बस एक शुरुआत है। असली कहानी इनके तरीकों में, इनके इरादों में छुपी है। पुर्तगाली सबसे पहले आए और उन्होंने आते ही समुद्र पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। उनके बाद डच आए, जिनका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर था। फिर फ्रांसीसी आए, जो भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बने। लेकिन आखिर में जीत हुई अंग्रेजों की। क्यों? क्योंकि उनका मॉडल शायद सबसे ज्यादा लचीला और मौका पड़ने पर सबसे ज्यादा क्रूर भी था। अब जरा इन मॉडलों के फर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी की नींव पड़ती है। पुर्तगाली मॉडल जो था वो सिर्फ व्यापार का नहीं था, ये समुद्री ताकत, एक तरह की समुद्री डाकेजनी और धर्म पर आधारित था। उन्होंने कार्टास सिस्टम शुरू किया, जिसका सीधा मतलब था कि अगर किसी और के जहाज को हिंद महासागर में व्यापार करना है तो उसे पुर्तगालियों से परमिट लेना होगा। ये उनकी समुद्री दादागिरी थी। दूसरी तरफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम वीओसी भी कहते हैं, वो दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जैसी थी। उनका एक ही मकसद था, मुनाफा, मुनाफा और बस मुनाफा। भारत में उन्होंने कपड़ा व्यापार पर ध्यान दिया, लेकिन सच तो यह है कि उनकी असली दिलचस्पी इंडोनेशिया के मसालों में थी, और इसी वजह से भारत में उनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं हमेशा सीमित रहीं। और फिर आता है खेल का टर्निंग पॉइंट, बंगाल, जो उस वक्त भारत का सबसे अमीर सूबा था। यहां दो लड़ाइयों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहली 1757 में प्लासी की लड़ाई। सच कहूं तो इसे लड़ाई कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा। ये तो एक राजनीतिक साजिश थी, एक धोखा था। जब नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के टैक्स फ्री ट्रेड पास के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई, तो रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर और अमीर बैंकर जगत सेठ के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रच दिया। मैदान में तो नाम मात्र की लड़ाई हुई, लेकिन इसके ठीक 7 साल बाद 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई, ये एक असली सैन्य जीत थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी सेना ने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और तो और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की मिलीजुली फौजों को बुरी तरह हराया। इसी जीत ने अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता को साबित कर दिया, और यहीं से उन्हें बंगाल की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार मिला। बक्सर की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक बहुत ही अजीब व्यवस्था लागू की, जिसे इतिहास में दोहरी सरकार या डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दीवानी यानी टैक्स वसूलने का सारा अधिकार और सारा पैसा कंपनी के पास था, और निजामत यानी प्रशासन चलाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नवाब के पास थी। लेकिन एक ऐसे नवाब के पास जिसके पास न तो पैसा था और ना ही कोई असली ताकत। इसका नतीजा क्या हुआ? अधिकार बिना जिम्मेदारी के। कंपनी ने बेहिसाब पैसा लूटा और बंगाल की जनता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इसका सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक परिणाम था 1770 का बंगाल का अकाल, जिसमें अंदाजा है कि लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन कंपनी की टैक्स वसूली में कोई कमी नहीं आई। बंगाल पर कब्जे के बाद कंपनी ने पूरे भारत में अपने पैर फैलाने के लिए सिर्फ तलवार का ही इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कानूनी और प्रशासनिक नीतियों का एक ऐसा जाल बुना जो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। ये कब्जा सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि कलम और कानून के जोर पर भी हुआ। चलिए अब इस ढांचे को समझते हैं। अंग्रेजों की इस विस्तारवादी नीति के 2 बड़े स्तंभ थे। पहला, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण का एक बहुत ही चालाक, एक मीठा जहर था।
भारतीय रियासतों से कहा जाता था कि आप अपनी सेना भंग कर दीजिए, अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रखिए और उसके रख रखाव का सारा खर्च भी आप ही दीजिए। बदले में कंपनी आपकी बाहरी हमलों से सुरक्षा करेगी। नतीजा ये हुआ कि रियासतें धीरे धीरे अपनी आज़ादी खो बैठीं और कंपनी पर पूरी तरह निर्भर हो गईं, वो भी बिना एक गोली चलाए। हैदराबाद इसे मानने वाला पहला राज्य था। और दूसरा स्तंभ था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सीधे सीधे राज्यों को निगल जाने की एक आक्रामक नीति थी। इसके तहत अगर किसी राजा की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक पुरुष वारिस के हो जाती तो उसकी रियासत को सीधे ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता था। सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी और नागपुर जैसी कई रियासतें इसी नीति का शिकार बनी। एक तरफ कंपनी भारत पर कब्जा कर रही थी तो दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद लंदन में बैठकर कंपनी पर अपना शिकंजा कस रही थी। ये तालिका इसी कहानी को दिखाती है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला कदम था। कंपनी के बढ़ते भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया ताकि एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने दोहरा नियंत्रण स्थापित किया। मतलब कंपनी के व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे और सारे राजनीतिक मामले ब्रिटिश सरकार का एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। 1833 का चार्टर एक्ट तो केंद्रीकरण का शिखर था। अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया और कंपनी की व्यापारिक भूमिका पूरी तरह खत्म कर दी गई। वो अब सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था रह गई थी। और अंत में 1857 के विद्रोह के बाद आता है 1858 का अधिनियम, जिसने कंपनी का शासन ही खत्म कर दिया और भारत पर सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। कंपनी की इन्हीं तमाम नीतियों, शोषण और अहंकार का जो नतीजा था वो था 1857 का महाविद्रोह। ये एक ऐसा ज्वालामुखी था जो लगभग 100 सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था और फिर अचानक से फट पड़ा। इसने ब्रिटिश शासन की नींव तक खिला दी और भारत के इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। देखिए, इस विद्रोह के पीछे कोई एक कारण नहीं था। ये तो कई तरह के असंतोष का एक संगम था। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण। डलहौजी की हड़प नीति से राजा महाराजा नाराज थे। 1856 में कुशासन का बहाना बनाकर अवध का विलय कर लिया गया, जिससे वहां के लोग भड़क उठे और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान किया जा रहा था। फिर आते हैं आर्थिक कारण। अंग्रेजों की लगान वसूलने की नीतियों ने किसानों को बर्बाद कर दिया था। भारतीय कपड़े और हस्तशिल्प उद्योग को जानबूझकर खत्म किया गया और भारत का धन लगातार इंग्लैंड भेजा जा रहा था। इसके बाद सामाजिक धार्मिक कारण। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां और सती प्रथा पर रोक जैसे सुधारों को बहुत से भारतीयों ने अपनी संस्कृति और धर्म में सीधा हस्तक्षेप माना। और आखिर में सैनिक कारण। भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के बीच वेतन और प्रमोशन में भारी भेदभाव था और 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ले आया गया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाकर भी लड़ना पड़ सकता था, जो उस समय एक बड़ी धार्मिक वर्जना मानी जाती थी। तो इतना सारा बारूद तो जमा हो ही चुका था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी बनी इनफील्ड राइफल के नए कारतूस। असल में इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था और सिपाहियों के बीच ये अफवाह आग की तरह फैल गई कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। इस एक अफवाह ने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को बुरी तरह भड़का दिया और विद्रोह की आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। तो सवाल उठता है कि ये विद्रोह आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था या फिर ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी? इस पर इतिहासकारों में आज भी एक बड़ी बहस है। जॉन लॉरेंस जैसे कई अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे केवल एक सिपाही विद्रोह कहकर छोटा करने की कोशिश की, जो आम जनता के गहरे असंतोष को नजरअंदाज करता है। वहीं वीडी सावरकर ने अपनी किताब में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का गौरवपूर्ण दर्जा दिया। लेकिन फिर आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार भी हैं जिनका मानना है कि ये न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि ये पूरे देश में नहीं फैला था और इसके कई नेताओं के अपने अपने स्वार्थ थे। सच शायद इन सभी के बीच में कहीं छिपा हुआ है। 1857 का विद्रोह भले ही अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा और जरूरी काम किया। इसने पढ़े लिखे भारतीयों को ये एहसास दिलाया कि शायद सिर्फ हथियारबंद विद्रोह से अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता। अब आज़ादी की लड़ाई का तरीका बदलना होगा। यहीं से छुटपुट विद्रोहों का दौर खत्म होता है और संगठित राजनीतिक आंदोलनों का एक नया युग शुरू होता है। यहीं से जन्म होता है भारतीय राष्ट्रवाद का।
तो सवाल ये उठता है कि महान विद्रोह की विफलता के बाद स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ने कौन सा नया रूप लिया, ये कैसे विकसित हुआ? अब लड़ाई तलवारों और बंदूकों से नहीं, बल्कि विचारों से, याचिकाओं से, अखबारों से और राजनीतिक संगठनों के माध्यम से लड़ी जानी थी। इस शुरुआती राष्ट्रवाद के दो बिल्कुल अलग रास्ते थे, दो अलग विचारधाराएं। पहले थे उदारवादी, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक हावी रहे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उनका तरीका था 3P, यानी प्रार्थना, याचिका और विरोध। वो प्रशासन में भारतीयों के लिए ज्यादा हिस्सेदारी और संवैधानिक सुधार चाहते थे। लेकिन फिर एक नई पीढ़ी आई, उग्रवादी या गरम दल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल जैसे नेताओं का अंग्रेजों के नेक इरादों से विश्वास पूरी तरह उठ चुका था। उनका तरीका था बहिष्कार, स्वदेशी और निष्क्रिय प्रतिरोध, और उनका लक्ष्य सिर्फ सुधार नहीं बल्कि स्वराज था, यानी स्वशासन, जिसे तिलक ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार कहा। और फिर साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसा व्यक्ति भारत लौटा जिसने स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया, मोहनदास करमचंद गांधी। अब हम संघर्ष के अंतिम और सबसे निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसा दौर जिस पर एक व्यक्ति के दर्शन और करोड़ों लोगों को आंदोलित करने की उनकी अद्भुत क्षमता का प्रभुत्व था। गांधी जी का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा हथियार था सत्याग्रह। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये कोई निष्क्रिय प्रतिरोध या कमजोर का हथियार नहीं था। ये एक बहुत ही सक्रिय, नैतिक और राजनीतिक हथियार था। ये सत्य और अहिंसा के दो मजबूत स्तंभों पर टिका था। इसका मकसद दुश्मन को शारीरिक ताकत से हराना नहीं था, बल्कि उसकी अंतरात्मा को जगाकर, खुद कष्ट सहकर उसका हृदय परिवर्तन करना था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने 3 बड़े राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन देखे। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हर आंदोलन पिछले वाले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा व्यापक और ज्यादा तीव्र था। ये अंग्रेजी हुकूमत पर किए गए 3 बड़े प्रहार थे। चलिए, इन तीनों आंदोलनों की एक तुलनात्मक पड़ताल करते हैं। 1920 का असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मुद्दे के बाद शुरू हुआ। इसका लक्ष्य था 1 साल के अंदर स्वराज हासिल करना, और तरीका था अंग्रेजी सामान, स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार। लेकिन चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। फिर आया 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी वजह थी साइमन कमीशन का विरोध और कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की नई मांग। इसका तरीका था जानबूझकर कानून तोड़ना, जिसका प्रतीक बना प्रसिद्ध दांडी नमक मार्च। यह आंदोलन गांधी-इरविन समझौते के बाद स्थगित हुआ, और अंत में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो क्रिप्स मिशन की विफलता और दूसरे विश्व युद्ध के माहौल में शुरू हुआ। इसका एक ही और स्पष्ट लक्ष्य था अंग्रेजों की तत्काल पूरी तरह से वापसी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए गांधी जी ने एक शक्तिशाली और निर्णायक नारा दिया, करो या मरो। ये अब सहयोग या सविनय अवज्ञा की बात नहीं थी, ये एक अंतिम संघर्ष का ऐलान था। इसका सीधा मतलब था कि अब देश या तो पूरी तरह आजाद होगा या इस कोशिश में मिट जाएगा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं बचा था। और अब हम अपनी कहानी के अंतिम, सबसे जटिल अध्याय पर पहुंचते हैं। आज़ादी हासिल करने की वो प्रक्रिया जो हमें राष्ट्रीय एकता की कीमत पर मिली। ये जीत और त्रासदी की एक ऐसी मिली-जुली कहानी है जिसे समझना आज भी जरूरी है। विभाजन कोई एक दिन की घटना नहीं थी, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। चलिए इसके मुख्य पड़ावों को देखते हैं। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसका मकसद मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधारों ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की, जिसने पहली बार भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बीज को कानूनी तौर पर बो दिया। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में प्रस्ताव पारित कर पहली बार आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग की। 1946 में कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया, जिससे कलकत्ता और पूरे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। और अंत में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया, जिसने भारत के विभाजन और उसकी स्वतंत्रता की तारीख तय कर दी। और ये हमें हमारे अंतिम और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाता है। हम स्वतंत्रता के उस महान उत्सव को उस भयानक मानवीय त्रासदी के साथ कैसे जोड़कर देखें जो इसके साथ आई।
1947 का साल एक ही समय में गहरी जीत और अकल्पनीय पीड़ा का क्षण था। ये एक ऐसी विरोधाभासी विरासत है जो आज भी इस पूरे उपमहाद्वीप के वर्तमान और भविष्य को आकार दे रही है, एक ऐसा सवाल जिसके साथ हम आज भी लगातार जूझ रहे हैं।